हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्व कंप्रेशन के बारे में। तो नर्व कंप्रेशन क्या होता है और ये नर्व कंप्रेशन के फैक्टर क्या हैं, और ये जब ये नर्व कंप्रेशन यानी नस का दबना, जब ये नसें चाहे वो हमारी सर्वाइकल में हो, चाहे वो थोरेसिक में हो, चाहे वो लंबर में हो या सैक्रल में हो, अगर इस तरह से नर्व हमारी कंप्रेस यानी दबने लगेंगी तो क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे, क्या उसका मैनेजमेंट हो सकता है, क्या उसका प्रिकॉशन हो सकता है, क्या उसकी डायग्नोसिस हो सकती है। आज इसी के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, नर्व कंप्रेशन। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये पूरा मैंने एक स्पाइनल कार्ड बनाया हुआ है। अब मैं बताता हूं स्पाइनल कार्ड में, पहले तो इसके एनाटॉमी हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करते हैं। ये जो रेड कलर का मार्कर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है सर्वाइकल रीजन। इसमें टोटल दोस्तों 8 नर्व इन्वॉल्व होती है, टोटल 8 नर्व रहती है। और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये है थोरेसिक रीजन। ठीक है, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन। ये जो आप ब्लैक कलर की ये जो टोटल ब्लैक कलर की जो एरिया है, इसे हम कहते हैं लंबर एरिया या लंबर रीजन। और ये जो लास्ट आप रेड कलर का देख रहे हैं, सैक्रल एरिया है। सैक्रल एरिया और रीजन जो भी आप समझे। और लास्ट एंड लीस्ट ये जो फाइनल जो है, इसको हम कहते हैं कॉक्सीजियल। अब हम इसकी बात कर लेते हैं नर्व की। तो टोटल इसमें 8 नर्व इन्वॉल्व है। इसमें दोस्तों 12 नर्व, लगभग 12 नर्व इन्वॉल्व है। इसमें 5 नर्व इन्वॉल्व है। सैक्रल में भी 5 नर्व है। एक है कॉक्सीजियल नर्व। तो टोटल हम इसको काउंट करें, 12 8 20, 12 8 20, 10 30 31। तो टोटल हमारा 31 पेयर्स इन्वॉल्व है इस सेंट्रल स्पाइनल कार्ड में। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू, ये है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल का है जहां से हमारा सीएसएफ फ्लोटिंग करता है। ये सेंट्रल कैनाल है, यही सीएसएफ फ्लोटिंग करता है। इसी के अंदर से नर्व निकल करके, ब्रांचेज निकल करके, तरह तरह से नर्व निकली रहती हैं। ये ऐसे नर्व यहां से निकलती हैं, यहां से नर्व निकलती हैं। ये सब नर्व जो है यहां से निकलती हैं। ऐसे जितनी भी नर्व है, ये नर्व ऐसे जाकर के निकलती रहती हैं। ये नर्व यहां से निकलती रहती है। टोटल कितनी नर्व है? 31। अब ये तो एक बेसिकली रफ डायग्राम है। अब हम इसको फर्दर डिटेल में समझते हैं कि जब नर्व यहां से एक टुकड़ा हम उठाते हैं, इस स्पाइनल कार्ड की एक टुकड़ा हम उठाते हैं, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं।
अब हम स्पाइनल कार्ड का एक सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन में हम आपको समझाते हैं। इसका हमारा सेक्शन हो गया, ये है एंटीरियर रूट, एंटीरियर रूट, ये है पोस्टीरियर रूट। ये जो आप स्वेलिंग देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहते हैं गैंग्लियन, गैंग्लियन। ये जो आप देख रहे हैं पोस्टीरियर रूट, इसको डॉर्सल रूट भी बोलते हैं, डॉर्सल रूट। इसको एंटीरियर रूट, ये एंटीरियर रूट हो गया, ये डॉर्सल रूट हो गया। अब दोस्तों यहीं से नर्व निकलती हैं, ये है मोटर नर्व, और यहां से जो पोस्टीरियर डॉर्सल रूट में निकलती है, यहां से निकलती है सेंसरी नर्व, सेंसरी, ये है मोटर नर्व। एंटीरियर रूट से मोटर नर्व निकलती है, और पोस्टीरियर रूट से या डॉर्सल रूट से हमारा सेंसरी पाथवे, यानी जैसे हम आपको ये बताते चलिए, ये मसल्स है, यहां जैसे ही हम टच करेंगे तो क्या करेंगे, ये सेंसरी रूट से मैसेज जाएगा डॉर्सल कॉलम के थ्रू, सिस्टम में पहुंच जाएगा डॉर्सल कॉलम के थ्रू, हमारे ब्रेन तक वो सेंसरी रूट पता चल जाएगा कि कोई चीज हम टच कर रहे हैं, या हॉट फील हो रही है, कूल फील हो रही है, या कोई चीज टचिंग है। तो ये सेंसरी का काम क्या है कि बॉडी से सेंसरी सिस्टम सेंसेशन पहुंचाना, और जो ये है असेंडिंग ट्रैक में जाए। अब फिर जब डिसेंडिंग मोटर आउटपुट जब जनरेट होगा, प्रोग्राम जनरेट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो वहां से फिर जो फंक्शन आउटपुट रिलीज होगा मोटर सिस्टम के थ्रू, फिर वो जाकर के दोस्तों हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि कोई कीड़ा अगर ऐसे जा रहा है, तो हमें आभास होता है, आभास हो जाता है, सेंसरी सिस्टम के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कोई चीज हमारे बॉडी पे चल रही है। तो फिर क्या करते हैं, तुरंत ही हमारा जो है मोटर आउटपुट प्रोग्राम जनरेट होता है, और मोटर दूसरे हाथ से उस कीड़े को हटा दिया जाता है। यानी एक तरफ तो सेंसेशन पता चल गई, दूसरी तरफ मोटर आउटपुट जब काम करता है, तो मोटर आउटपुट क्या करता है, तुरंत उससे हमारे मसल्स को एक्शन करवाता है, और हमारा हाथ तुरंत उस कीड़े को मार देता है। ये है मोटर फंक्शन। सेंसरी फंक्शन तो हमें पता चल गया कि कोई चीज चल रही है, मोटर क्या है, हमने उस पर एक्ट किया, उस कीड़े को भगाया, तो ये मोटर फंक्शन हो गया। तो इसके थ्रू ये चीज है। अब ये जो सेक्शन हमने ये चीज बताया, ये फ्रंटल व्यू में हमने बताया। अब इसको हम नर्व कैसे कंप्रेस होती है, नर्व जब कंप्रेस होती है तो कैसे कंप्रेस होती है, अब ये हम बताते हैं इसको लैटरल व्यू समझा करके। इसको हम लैटरल व्यू में बताते हैं बना करके। जैसे ये डिस्क है, ये क्या है दोस्तों, ये बोन है, ये सेंट्रल कैनाल है, ये सेंट्रल कैनाल हो गई, और ये बोन हो गई, और इसके बिहाइंड जस्ट दोस्तों वर्टेब्री निकली रहती है, वर्टेब्री। वर्टेब्री लगी रहती है, और यहीं से हमारी नर्व का पास आउट होता रहता है। नर्व हमारी कहां होती है, पास आउट होती है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं डिस्क बल्ज को लेकर के।
कभी कभी डिस्क बल्ज होता है या हार्निएटेड डिस्क होता है। ये डिस्क हार्निएटेड डिस्क और डिस्क बल्ज क्या है जी, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे ये तो नर्व आपकी निकल गई, इसी बीच में एक ऐसा डिस्क होता है, ये डिस्क यहां पे मौजूद होता है। क्या होता है? यहां पे दोस्तों डिस्क मौजूद होता है, ऐसे ये बोन के बीच बीच में ऐसे डिस्क मौजूद होता है। अब ये डिस्क कैसा होता है, मैं आपको उसका कैरेक्टर बताता चलूं, स्ट्रक्चर बताता चलूं। इसका कैरेक्टर क्या होता है, जैसे हम पीवीसी रबड़ देखे हैं, रबड़ को जब हम दबाते हैं तो दबता है, या फॉर्म भी समझ लीजिए तो ये दबता है। सेम इसी तरीके से जब यहां से नर्व निकली ही है, नर्व निकल रही है, लेकिन जब ये क्या करता है कि बहुत सारी चीज हमारे जो है, मान लीजिए बहुत हैवी वेट हमने सर पे रख लिया, बहुत हैवी वेट रख लिया, या रखने की वजह से ये हमारी दोनों क्या होगा, ये स्पाइनल कंप्रेस होगी। स्पाइन जो है हमारी ये कंप्रेस होगी, यानी एक दूसरे पे दबाव डालेगी। और जब दबाव डालेगी तो ये जो डिस्क आप देख रहे हैं, ये जो डिस्क आप देख रहे हैं, जैसे बताया, ये क्या होगी, ये बल्ज हो जाएगी। बल्ज का मतलब ये बल्ज हो जाएगी, मतलब ये डिस्क हमारी है। अब डिस्क से जब दबाव आएगा तो ऐसे बल्ज हो जाएगी, बल्जिंग हो जाएगी, यानी डिस्क ऐसे बाहर निकल जाएगी। क्योंकि पीवीसी है, पीवीसी का उसका कैरेक्टर है जैसे रबड़ की तरह, या बैलून जब हम फुलाते हैं, बैलून टाइप का जो कैरेक्टर बनता है, सेम इसी तरीके से होता है। तो जब ये क्या करेगी, ये मान के चलिए यहां पे जो डिस्क बल्ज हो गई, तो नर्व जब हमारी यहीं से निकल रही है, ये क्या करेगी, मान के चलिए यहां से नर्व निकल रही है। अब जब ये नर्व निकल रही है, यहीं से नर्व निकल रही है, अब ये बल्ज क्या करेगी, इसी नर्व को कंप्रेस करेगी, यानी दबाएगी। जो भी नर्व निकले, जिस एरिया की नर्व निकलेगी, उसी जगह पे ये नर्व जो है कंप्रेस करेगी, ये नर्व कंप्रेस करेगी। तो जब नर्व कंप्रेस करेगी, अब इसके बहुत सारे कारण हैं नर्व कंप्रेस करने के। नंबर 1 तो हो गया है कि डिस्क बल्ज हो गया, मैं आपको बताता चलूं, डिस्क बल्ज हो गया, जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि डिस्क बल्ज क्या हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक इसका एक कारण है, ट्रॉमा इसका मेन कारण है, बुलेट इंजरी भी इसका कारण है, और सम टाइम बोन ट्यूमर भी इसका कारण है। और कभी कभी इसका जो मेन कारण है डिस्क बल्ज का, ये हमारा पोस्चर की वजह से होता है। पोस्चर का मतलब है कि जैसे हमें जिस पोजीशन में हमें अपने पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए, हम नहीं कर पाते। ये लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा इसमें लाइफ स्टाइल की वजह से आता है। क्योंकि जैसे हम पा गए, मोबाइल आजकल देख ही रहे, मोबाइल का जमाना, जिसको देखो सर लटकाए बैठा है, तो ये जो सर, ये जो गर्दन हम ऐसे झुका के रखते हैं ना, तो इस तरह से ये दोनों जो स्पाइन है वो कंप्रेस करेगी, और जब कंप्रेस करेगी तो इसी तरीके की ये जो गैपिंग आएगी, डिस्क दबेगी, कंप्रेस करेगी, तो डिस्क बल्ज हो जाएगा। तो अगर सर्वाइकल में डिस्क बल्ज हो गया, भाई सर्वाइकल में अगर कहीं इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, यानी गर्दन में अगर इस तरह की पैदा हो सकती है कोई दिक्कत, तो जब नर्व कंप्रेशन होगी तो हमारे हाथों में झंझनाहट महसूस हो सकती है, दर्द महसूस हो सकता है, नंबनेस हो सकती है, या सम टाइम वर्टाइगो या डिजीनेस भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसी तरीके से लंबर में अगर आ जाए, अगर इसी तरीके से ये थोरेसिक मान के चलिए कहीं नर्व कंप्रेस हो रही है, तो जीआईटी में, लंग्स में, और बहुत सी जगह जो इसके रीजन है, वहां पे जाकर के ये नर्व को कंप्रेस करेगी। तो हमारे कोई भी पार्ट में, जैसा कि 9 पार्ट है इस स्टमक का, यहां से यहां इस स्टमक का पूरा जीआईटी का, तो उसमें जहां भी ये चीज नर्व इरिटेट करेगी तो वहां वो सिस्टम उसका डेवलप होगा। चौथा अब हम आते हैं मेन लंबर पे। लंबर पे क्या है दोस्तों, हमारी कमर, ये जो लंबर कैसा है, जो हम झुकते हैं, जहां से झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये लंबर का काम है।
अब लंबर पे दोस्तों सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सारा चीज हमारा यहीं से सबसे ज्यादा अगर ये चीज इफेक्टेड होती है तो लंबर पे होती है। अब जब लंबर पे ये चीज होगी तो लोअर लेग पे, अगर सर्वाइकल में हो रही है तो अपर लिम्ब में दिक्कत आएगी, और अगर लंबर में नर्व कंप्रेस हो रही है तो लोअर लेग की तरफ सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स वही रहेंगे, पेन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, नंबनेस हो सकता है, इस तरीके के सिम्टम्स, या वीकनेस महसूस हो सकती है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा नर्व दबेगी, तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाया, नर्व दबेगी तो कंप्रेस यहां आ सकता है। सेम इसी तरीके से सैक्रल में अगर आएगी तो हर एक का नस, जिस हिसाब से नस दबेगी तो हर एक नर्व का ब्रांच है, कौन सी नर्व कहां जाती है, क्या सप्लाई होती है, अल्नर है, रेडियल है, ये तो बहुत सारी चीजें नर्व हैं वो अलग अलग है। इसी तरीके से लोअर लिम्ब भी है। तो जो जिस जगह भी ये बोन कंप्रेस होगी कि ड्यू टू एनी रीजन, जिसे मैंने बताया जितने भी फैक्टर के बारे में, ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर हो गया, रॉन्ग पोस्चर हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, हर्निएटेड डिस्क हो गया, जितनी भी सारी चीजें हैं, ऑस्टियोमिलाइटिस हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, तो जितनी भी इन्फेक्शन हो गया, लाइक पोस्ट डिजीज भी आती है इसमें, स्पाइनल में जब टीबी हो जाती है तो पोस्ट डिजीज हम लोग कहते हैं उसको। तो उस वजह से भी जब नर्व कंप्रेशन होने लगती है, कभी कभी कैंसर सेल भी बन जाती है, कैंसर ट्यूमर भी बन जाता है बोन में, इस वजह से भी यहाँ पे नर्व कंप्रेस कर सकती है। और जब नर्व कंप्रेस करने लगेगी तो जिस भी जगह की नर्व कंप्रेस होगी उस जगह के, उस एरिया को, चाहे वो लोअर लेग में लिम्ब में होगी या अपर लिम्ब में होगी या सर्वाइकल में होगी, तो उसी हिसाब से उस तरीके से सिम्टम्स जनरेट या प्रेसिपिटेट होगा। अब यहां सैक्रल में भी 5 है, उससे इसी तरीके से सैक्रल में आएगी तो सैक्रल के भी अलग अलग रूट है। कभी कभी थाई में आपको नंबनेस महसूस होने लगेगा, वो अलग अलग चीज है, अलग अलग पार्ट से। जब 31 पेयर्स जो नर्व जा रही है, जो भी नर्व दबेगी तो सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। अब दोस्तों इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट, हम लोग डायग्नोसिस पे इसकी बात करेंगे कि हम लोग इसको कैसे डायग्नोसिस करवाएं। तो देखिए दोस्तों, इसका मेन, अगर नर्व आजकल हमारे यहाँ प्रचलन क्या है ना कि एक्सरे देख करके, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा सिम्टम्स आता है मरीज को, पेशेंट को, तो एक एक्सरे करा करके हम उसमें फाइनली ये कह देते हैं कि आपको नर्व कंप्रेशन है, क्योंकि उस सिम्टम्स के आधार पर बोला जाता है। बट की रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी अगर हमें पता लगाना है कि वाकई में नर्व कंप्रेस है, तो वो उसका एक ही चीज है, एमआरआई। एमआरआई ही 100% इसकी डायग्नोसिस है, जबकि ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। ये पोस्चर की वजह से जो दिक्कत आ रही है, और तो सारी बीमारियां हैं, लेकिन जो पोस्चर की वजह से जो डिस्क बल्ज हो रहा है, इसको बीमारी नहीं कर रहे दोस्तों। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि इसमें डिस्क ब्रेक वाली जो बाइक हम चलाते हैं ना, तो डिस्क ब्रेक जब झटका देती है ना, जैसे डिस्क ब्रेक झटका दी, तो भी ये क्या होता है, जो वर्टेब्री है, ये स्पाइनल कार्ड है, ये आगे पीछे की तरफ होता है, तो इससे जो है हर्निएशन हो सकता है, यानी डिस्क का हर्निएट हो जाएगा। आगे पीछे जो सीक्वेंस है, जो रिदम है, जो सिमेट्रिक लाइन है, वो एसिमेट्रिक में हो जाएगी। इस वजह से भी कभी कभी नर्व कंप्रेशन हो सकता है। तो गाड़ी वालों को होना तो ये चाहिए कि जो भी डिस्क ब्रेक वाली है, उस गाड़ी को संभाल करके चलाया जाए। कहीं भी ब्रेकर आए तो उस ब्रेकर से हम बच सकें। ब्रेकर जहां आए वहां संभाल के गाड़ी को पास आउट करें, ताकि जो है झटका ना लगे। ठीक, और झटका नहीं लगेगा तो इस तरह की डेवलप नहीं हो पाएगी। अब टोटली जो इसको हम एक्सरे पे इसको 100% नहीं मान सकते। एक्सरे करा करके, एक्सरे हम एक सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंस जो ये लाइन की रिदम होती है, इससे एक अनुमान हम लगाते हैं कि हाँ ये नर्व कंप्रेशन हो सकती है। और कुछ थ्योरेटिकल पे भी हम जा करके, कि जो उसकी थ्योरेटिकल होती है, जो उसकी एनाटॉमी होती है, जो उस एनाटॉमी के आधार पर और सिम्टम्स के आधार पर भी हम मान लेते हैं कि इसको नर्व कंप्रेशन है। बट 100% हम एक्सरे पे नहीं मान सकते। 100% हम एक्सरे पे नहीं मान सकते। 100% अगर हम नर्व कंप्रेशन के बारे में अगर हमको डायग्नोसिस बनवानी है तो एमआरआई 100% राइट। ये 100% नहीं, इसको हम नहीं मान सकते एक्सरे पे, लेकिन एमआरआई पे हम 100% इसको मानेंगे, क्योंकि फाइनली डायग्नोसिस जो आपकी बनती है वो एमआरआई पे बनती है।
तो अब तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, सबका अकॉर्डिंग टू कॉजेज हर एक का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। हर एक का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, हर एक के कॉजेज भी अलग अलग है, हर एक के ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। यानी जो कॉजेज होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये डिस्क जो हमारा पोस्चर की वजह से जो सबसे ज्यादा हमारा जो है 90% हमारा जो डिस्क बल्ज है या हर्निएटेड डिस्क है, ये हमारा लाइफ स्टाइल या पोस्चर है। तो हम इसको सही कर सकते हैं। वो कैसे सही कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले अगर हमारा पोस्चर की वजह से जैसे हम जैसे पा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, जैसे पा रहे हैं, सर को जो है ऊंची तकिया लगा लिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारा पोस्चर डिस्टर्ब होता है, हमारी स्पाइन डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए अगर जो डिस्क बल्ज वाले हैं या हर्निएटेड डिस्क वाले हैं या नर्व कंप्रेशन वाले इस तरीके की जो है, तो सबसे पहले तो उनको दोस्तों ओजन अवॉइड करना है कि बहुत भारी भरकम सामान अपने सर पे नहीं रखना है। झुकना बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकना है। और इसमें एक चीज है, जब आप बहुत ज्यादा नहीं झुकेंगे, दूसरी एक चीज है कि ये तो काम हो गया आपका, बहुत ज्यादा वजन नहीं सर पे उठाना है, बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, बहुत फास्टली बाइक नहीं चलानी है, केयरफुली चलानी है। और इसको हम स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहां जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये दोनों पहले तो दब रही है, और दबने की वजह से जब नस दब गई तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेचिंग करवा देंगे। फिर कुछ फिजियो की मशीन आती है, फिजियोथेरेपी करवा देंगे। तो फिजियोथेरेपी जब करवा देंगे तो ये नर्व जब स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो यहाँ की जो नर्व है, जो ये जो डिस्क है, ये अंदर की तरफ जब ये फैलेगी तो ये जो बल्ज है ये अंदर की तरफ चली जाएगी। और जब अंदर की तरफ आ जाएगी तो ये नर्व जो आ रही है ये फ्री हो जाएगी। क्योंकि ये नर्व जब डिस्क जैसे ही यहाँ पे दबाव पड़ा बाहर निकली, और जब हम स्ट्रेच करवा लेंगे तो ये इलास्टिक है, फैलेगी, और यहां से जो बाहर बल्ज निकली थी वो अंदर की तरफ आ जाएगी। तो जब ये अंदर की तरफ आ जाएगी, जो ये नर्व का यहाँ कंप्रेस हो रहा था, अब ये नर्व फ्री हो जाएगी। और जब ये नर्व फ्री हो जाएगी तो आपके जो भी सिम्टम्स होंगे ये डिसअपियर हो जाएंगे, यानी सिम्टम्स आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन और जो कॉजेज हैं, अदर जो कॉजेज हैं, उसका तो हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उसकी डायग्नोसिस बनवानी पड़ेगी। क्या है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ट्रॉमा है, तो फिर सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों इसमें कभी कभी ये होता है कि बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, उस सीवियर कंडीशन की वजह से हमें एक सर्जरी भी करवानी पड़ जाती है। अगर आप उस कंडीशन में सर्जरी नहीं करवाएंगे तो कभी कभी पेशेंट को पैरालिसिस भी हो जाती है, पैरालिसिस भी हो जाती है। अब वो अगर मान के चलिए कि सर्वाइकल में है तो अपर लिम्ब में भी पैरालिसिस हो सकती है, लंबर में है तो लोअर लेग में पैरालिसिस हो सकती है। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें लापरवाही बहुत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके ये बीमारी जब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस एडवांस स्टेज पे हो जाएगी, तो जब एडवांस स्टेज पे हो जाएगी तो उसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अगर ये पोस्चर की वजह से है तो हम ठीक से पोस्चर अपना मेंटेन करें, बहुत ज्यादा सर के नीचे ऊंची तकिया ना लगाएं, बहुत ज्यादा झुके नहीं, और मोबाइल की जो हमारी देखने की जो टेक्निक है उसको हम बदलें। कम से कम मोबाइल को अगर देखना है तो हमें इस 90 डिग्री पे ये आई का जो कांटेक्ट है, मैं दिखाता हूं आपको, आई का जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट मोबाइल के जस्ट इन फ्रंट ऑफ होनी चाहिए, इन फ्रंट ऑफ। अगर मोबाइल इस तरह से देखेंगे तो सर को नीचे झुकाना पड़ेगा, तो यहां स्ट्रेच डेवलप हो रहा है। देखिए सर्वाइकल में जैसे ही स्ट्रेच डेवलप होगा, सेम इसी तरीके से जब आप झुकेंगे तब भी स्ट्रेच होगा। और अगर हम 90 डिग्री पे बिल्कुल 90 पे अगर हम मोबाइल भी रखते हैं इन फ्रंट ऑफ आई, तो इससे ना हमारा पोस्चर गलत होगा, ना हमारी डिस्क में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना हमें चाहे सर्वाइकल हो चाहे लंबर में जो भी जितनी भी बीमारियां हैं नर्व कंप्रेशन से लेकर के स्पाइन में, ड्यू टू पोस्चर रीजन से वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगी, और हम अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे, अपने पोस्चर को मेंटेन करके अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। दवाइयों से कम दूरी बनी रहेगी, बस केवल आपको पोस्चर मेंटेन करना है। फिलहाल ये टॉपिक यहीं खत्म होती है, यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल हो तो फॉलो भी कीजिए, मुझे लाइक भी कीजिए। और दोस्तों
लास्ट एंड लीस्ट, हमेशा की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट, एक ही आप लोगों से डिमांड होती है अक्सर करके कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करें दोस्तों। फिलहाल दीजिए इजाजत किसी और वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।